नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको म्यूजिक क्लास 5 नंबर यह मित्रों लाया गया है। मेरा उद्देश्य है कि आपको शून्य से लेकर के बीपीएससी तक, मतलब जब तक आप म्यूजिक शिक्षक नहीं बनते हैं तब तक आपको साथ हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे आप म्यूजिक का पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी का तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे मित्रों वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, अतः क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आज का प्रथम प्रश्न मित्रों, उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? मतलब उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। एक चीज और सूचना, यदि आप किसी भी प्रकार के म्यूजिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं या फिर संपूर्ण वाद्यों के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स में आपको सभी के सभी वाद्य यंत्रों के बारे में डिटेल्स में बताया। आप लिंक से जाकर के आप जरूर वीडियो देख लें। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? मतलब इनमें से कौन जो है से शहनाई वादक हैं जो मशहूर हैं? ठीक है, तो मित्रों इसका हर कोई व्यक्ति नाम जानता होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबसे अधिक और सबसे बेहद बजाने वाले और सबसे अच्छे ढंग से बजाने वाले जैसे शहनाई वादक हैं। ध्यान दीजिएगा इनके बारे में। हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी है। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न की उपाधि मिली थी। ठीक है, अलार खां तबला वादक है और नाना साहब पानसे जी पखावज हैं। ठीक है, अलार खां तबला बजाते हैं और जो नाना साहब क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। और पंडित भीम सहाय के बारे में आपको डिटेल्स में खुद डिस्क्रिप्शन में लिख करके बताना है। जितना ज्यादा लिख कर पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको बेहद होगा। राग वृंदावनी सारंग का समग्र कृति राग कौन सा है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मियां मल्हार। क्या हो जाएगा? मियां मल्हार। अब हम इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग मियां की सारंग है। मियां की सारंग और वृंदावनी सारंग का राग काफी ठाट का राग है। इन दोनों ही रागों का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हैं? ठीक है, जो साडो जाति का होता है। पर गलत लिखा गया, साडो जाति का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मारवा। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। इसका डिटेल्स में हम लोग ध्यान देंगे। राग मारवा थाट का आश्रय राग होता है। साडो जाति का राग है क्योंकि मारवा राग में पंचम स्वर पूर्णतः वर्जित है। असावरी राग की जाति औडो संपूर्ण मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूर्वी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। और भैरवी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। निम्न में से कौन सी ताल पखावज पर नहीं बजाई जाती है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा खेमटा नहीं पखावज पर बजाया जाता, खेमटा। ठीक है, पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। खेमटा ताल पखावज पर नहीं बजाई जाती है। सूत ताल, धमार और ताल, धमार ताल, चार ताल को पखावज बाद पर बजाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ताले ध्रुपद गीत के संगत में बजाई जाती है। मतलब सुल, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा बारीकी से इसको, कि सुल तार और चार ताल और धमार जैसे ध्रुपद गायकी में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा स्वर किसी भी राग में विवादित नहीं हो सकता है? कौन सा स्वर किसी भी राग में विवादी नहीं हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों षडज। क्या हो जाएगा? षडज, बी नंबर। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। षडज स्वर किसी भी राग में विवादित नहीं हो सकता क्योंकि सभी रागों का आधार स्वर है। तीव्र मध्यम पंचम और शुद्ध मध्यम स्वर को विवादी स्वर माना जाता है। स स्वर को कोमल तथा निस्वर को भी नहीं किया जाता है।
अगला क्वेश्चन पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बारीकी से तिलक कामोद। क्या हो जाएगा? तिलक कामोद। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग तिलक कामोद में वक्र स्वर लगते हैं। तिलक कामोद राग खमास थाट का राग माना जाता है। इस राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर प माना जाता है। तिलक कामोद राग की जाति क्या है? तो साडो संपूर्ण जाति। एग्जाम में पूछ सकता है कि तिलक कामोद की जाति क्या है? तो साडो संपूर्ण मानी जाती है। तिलक कामोद का राग जो है रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। तिलक कामोद राग कब गाया जाता है? तो रात्रि के दूसरे प्रहर में। मित्रों प्रहर की संख्या कितनी है? तो 8 है। निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कोमल निषाद। निषाद छूटा हुआ, कोमल निषाद। ठीक है, इसका व्याख्या पर ध्यान देंगे। कोमल निषाद स्वर किसी भी राग में वादी स्वर नहीं है, जबकि शुद्ध नी, शुद्ध ग और शुद्ध रे स्वर को वादी स्वर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न में मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। भीम पलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ग। ग मतलब कहने का मतलब है सी नंबर। ठीक है, राग भीम पलासी में गंधार स्वर पर न्यास अर्थात ठहराव किया जाता है। भीम पलासी राग को काफी ठाट का राग माना जाता है। पूछ सकता है कि भीम पलासी राग जैसे किस ठाट का है? तो भीम पलासी का ही है, माना जाता है। इस राग की जाति औडो संपूर्ण है। भीम पलासी राग की जाति क्या है? तो औडो संपूर्ण है। भीम पलासी राग का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर स माना जाता है। भीम पलासी राग में, ठीक है, भीम पलासी राग में ध रे तथा स स्वर पर न्यास नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको बॉल हो जाएगा। बॉल कहने का मतलब है कि मेल आपक। ठीक है, निम्न में से कौन सा आलाप का प्रकार नहीं? तो मेल आपक मेल का प्रकार नहीं है, आलाप का प्रकार नहीं है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। पंडित वेंकट मुखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती है? इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 9। रागों की कुल कितनी जातियां इन्होंने माना है? पंडित वेंकट मुखी के अनुसार रागों को कितनी जातियां माना गया है? 9 माना गया है। 9 का नाम देखिए बच्चों, बारीकी से ध्यान दीजिए। पंडित वेंकट मुखी के अनुसार रागों की कुल जातियां कितनी हो सकती है? तो 9 हो सकती है। 9 जाति का आपको नाम देखिए बच्चों यहाँ पर बता दे रहे हैं। ऑडो ऑडो, ऑडो साडो, ऑडो संपूर्ण, साडो साडो, साडो ऑडो, साडो संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण आडो और संपूर्ण साडो। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आपको यदि पूछ देगा कि पंडित वेंकट मुखी के अनुसार कुल कितनी जातियां हो सकती है? तो 9। ऐसे जातियों कुल मुख्य रूप से 3 ही है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, शुद्ध रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध रे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में शुद्ध रे के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है राग का परिचय कराना। राग का परिचय कराना। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्टिव पर बच्चों हम लोग ध्यान देंगे। लक्षण गीत का उद्देश्य राग का परिचय कराना है। जिस गीत में अपने राग के पूरे लक्षण हो, लक्षण गीत कहलाता है। ख्याल के समान इसमें भी अस्थाई और अंतरा के 2 भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? मतलब नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि, डी नंबर। ठीक है, नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत की रचना है।
भरत जी ने इस ग्रंथ को 5वीं शताब्दी में लिखा था। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नाट्य शास्त्र को कैवीं शताब्दी में लिखा गया, तो 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के 5 अध्याय में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतलब नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय है। ठीक है। मतंग जी ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की है, और बृहदेशी में कितने अध्याय है ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ था। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों छत्तर खां। कौन था? छत्तर खां था। इसका व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ छत्तर खां था। तानसेन और गोपाल जी अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? यदि आप डिटेल्स में तानपुरा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हम सभी वाद्य यंत्रों के बारे में डिटेल्स में बच्चों बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जरूर देख लें। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पना। क्या हो जाएगा? पना जो है तानपुरा का अंग नहीं है। पना का प्रयोग तानपुरा में नहीं किया जाता है। आटी, तबली और मन का तानपुरा का अंग है। ठीक है। फिगर के साथ आपको बच्चों बता दिए हैं, जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा तिब्रा, मतलब बॉल। ठीक है। इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर तिब्रा ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी। बसंत ताल में 9 मात्रा होती है। 9 - 2 मतलब 7 तिब्रा ताल और 7 मात्रा की ताल है। दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है। रुद्रा ताल 11 मात्रा की ताल है। और कहरवा ताल 8 मात्रा की ताल है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तिब्रा ताल पखावज की ताल है, जबकि दादरा, कहरवा और रुद्र ताल तबला की ताल है। ठीक है। अगला प्रश्न से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? मतलब कौन सी ऐसी धातु है जिसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? इसका आंसर मित्रों हो जाएगा चांदी। चांदी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न की जाएगी। ठीक है। सोना, प्लेटिनम और तांबा में ध्वनि की गति चांदी से कम होती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, 2 स्वरों को डोल से उत्पन्न कार्यसत्ता कब सर्वाधिक होगी? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आधे स्वर के बराबर। कब हो जाएगा? आधे स्वर के बराबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य ताल नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 3 ताल हो जाएगा मित्रों। आंसर क्या हो जाएगा? 3 ताल। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। राग छायानौट का थाट है। राग छायानौट का थाट है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कल्याण। क्या हो जाएगा? कल्याण। इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बच्चों दिया गया है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको बताते हैं कि छायानौट राग जो है रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों। अगला प्रश्न है कि भेड़िया स्वर सुनाई देता है। भेड़िया स्वर सुनाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मूल स्वर की आवृत्ति पर सुनाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा जौनपुरी। सी नंबर। क्या हो जाएगा? जौनपुरी। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि मल्लिका अर्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत का निर्देशन किया है? मल्लिका अर्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत का निर्देशन किया है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इंद्र सभा का। ठीक है। इंद्र सभा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा पिक्चर, इसको आप देख सकते हैं। उस्ताद आमिर खां का संबंध किस घराने से है? उस्ताद आमिर खां का संबंध किस घराने से? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इंदौर घराने से। किस घराने से? इंदौर घराने से। अगला प्रश्न आपका है कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर के गुरु कौन थे? इसका हो जाएगा मित्रों हद्दू हस्सू खां। हद्दू हस्सू खां जो थे
इनके बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी का गुरु थे। बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलार खां का जन्म हुआ था, मतलब उस्ताद अलार खां का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1919 ईस्वी में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। उस्ताद अलार खां एक तबला वादक हैं। क्या बजाते हैं? तबला वादक हैं। उस्ताद अलार खां का संबंध पंजाब घराने से, पूछ सकता है उस्ताद अलार खां का संबंध किस घराने से? तो पंजाब घराने से है। क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। पंजाब घराने का एक स्वतंत्र और जोरदार बोलों का घराना है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा थाट बनेगा? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी थाट बनेगा, डी नंबर। क्या बनेगा? पूर्वी थाट बनेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बच्चों यहाँ पर दिया गया है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। निम्न में से कौन सा उत्तर राग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पूर्या धनाश्री, मतलब एप्पल, पूर्या धनाश्री। अगला प्रश्न आपका है, इतनी शक्ति हमें देना दाता किस ताल की है? इतनी शक्ति हमें देना दाता यह किस ताल की है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दादरा। ठीक है, डी नंबर। क्या हो जाएगा? दादरा ताल। क्या बहुत अच्छा है, सुबह सुबह आप सुन सकते हैं इस गानों को, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि बॉबी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिल्म बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, जबकि साहिबा चांदनी तथा सिलसिला फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत निर्देशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका कि सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सितार को बजाने में मिजराब का प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? मिजराब का। सितार बाज बजाने में मिजराब का प्रयोग किया जाता है। सितार एक तत्ववाद है। सारंगी वाद को कमानी से तथा सरोदवाद को जवा के द्वारा बजाया जाता है। मित्रों हम बार बार बता रहे हैं कि सभी वाद्य यंत्रों के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें एक ऑडो जाति का राग है, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मालकौंस, सी नंबर। क्या हो जाएगा? मालकौंस। मालकौंस राग ऑडो जाति का राग है। काफी राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण, खमाज राग की जाति साडो संपूर्ण तथा असावरी राग की जाति ऑडो संपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न में मित्रों हम लोग ध्यान देंगे, ताल के कितने प्राण होते हैं? तो 10 प्राण होते हैं। ताल के कितने प्राण होते हैं? तो 10 प्राण होते हैं मित्रों। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको, ताल के 10 प्राण होते हैं, काल, मार्ग, क्रिया, ग्रह, अंग, कला, लय, यति और प्रस्ताव। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के माध्यम को, ठीक है, मध्यम को षडज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी नंबर। डी कहने का मतलब कि अडाना। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के माध्यम को षडज मानकर अंडाना राग के स्वर की प्राप्ति होगी, इसका विश्लेषण था। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए, इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है, मतलब किसको सितार पर नहीं बजाया जाता है? तो मित्रों रेला। क्या हो जाएगा? रेला को सितार पर नहीं बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए, भारतीय संगीत में अचल स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 2। अचल स्वर की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बारीकी से इसका विश्लेषण, हिंदुस्तानी संगीत में केवल स और प ही स्वर को अचल स्वर माना जाता है। स और प को क्या माना गया है? अचल स्वर माना गया है मित्रों। अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो अनोखे लाल। कौन प्राप्त किए थे? अनोखे लाल। थोड़ा सा इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए, अनोखे लाल को
संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त थी, जबकि गुदई महाराज को संगत सम्राट, ध्यान दीजिए, संगत सम्राट कहा जाएगा तो गुदई महाराज है, और संगीत सम्राट कहा जाएगा तो अनोखे लाल, ठीक है, अनोखे लाल गुदई महाराज और हबीबुद्दीन, ठीक है, तथा प्रेम वल्लभ सभी लोग ताल वाद तबला से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, संगीत नामक पत्रिका का किस स्थान से निकलती है? संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तो हाथरस से, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर मित्रों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब, सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है उन्हें कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कोमल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल स्वर कहते हैं। इसका मित्रों यह विश्लेषण है, इसको बारीकी से आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका, इस वाद्य को कमानी तार द्वारा बजाया जाता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है इसको कमानी द्वारा बजाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वायलिन। एक बार फिर से सूचना दे रहे हैं आपको कि यदि आप सभी वाद्य यंत्रों की जानकारी लेना चाहते हैं डीपली, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बच्चों हम लिंक डाल देंगे, जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो मूर्छनाओं की कुल संख्या जो है मित्रों, ध्यान दीजिए मित्रों, मूर्छनाओं की कुल संख्या आपको 21 होता है। 21 कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम में जैसे 7 मूर्छना होता है और गुना 3, तो 70 ग्राम की संख्या कितना है? 3 है, तो 70 का 21 मूर्छनाएं कुल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे किताब में आपको 7 मूर्छना दिया हुआ है, क्योंकि तो कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी हो जाएगा? 21 हो जाएगा मित्रों। सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित है? ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 4 वानियां प्रचलित है, डी नंबर, ठीक है। इसके व्याख्या पर ध्यान देंगे। ध्रुपद गायन शैली की कुल 4 वानियां होती है, शुद्ध वाणी, खंडहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, सदा रंग अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? मतलब सदा रंग और अदा रंग किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। आपको बता देना चाहते हैं कि सदा रंग और अदा रंग को जो जन्म हुआ था औरंगजेब के शासन काल में इनका जन्म हुआ था, और रहते थे किसके दरबार में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न मित्रों आपका, वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों को निम्नलिखित प्रकार माने गए हैं? तो 4 प्रकार माने गए हैं। आपको चारों वाद्यों के बारे में बहुत डीपली जानकारी आपको वीडियो बना दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चारों वाद्य क्या क्या है हम लोग जानेंगे। तत्वाद जिसको तार से बजाया जाता है, तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सुशीलवाद जिसको हवा या एयर के द्वारा बजाता है। घनवाद जो धातु से बनता है। अवनत जो चमड़ी का बना होता है। ये चारों वाद्य के बारे में डिटेल्स में हम आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तिरोभाव, मतलब ब, क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृति स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 5। विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। और शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी माना गया है? तो 7। इस प्रकार कुल स्वर यहाँ पर कितना माना जाता है? 12 माना जाता है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की जो है आपको 9 जातियां मानी गई है। कितनी जातियां मानी गई है? 9 जातियां मानी गई है। इस जातियों को जो से 9 जाति का जो व्याख्या आपको किया है पंडित वेंकटमुखी द्वारा किया गया है। ऐसे राग को जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, परंतु वेंकटमुखी जी के अनुसार 9 मानी गई है, ठीक है। बच्चों यदि वीडियो आपको यह अच्छा लगा हो तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और एक चीज आपको जरूर हम बताएंगे, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक अपना गोल बनाएं
और उस गोल को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।